देखिए, आज का टॉपिक है मनुष्य की उत्पत्ति से संबंधित। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुआ है, उत्पत्ति में किसका प्रभाव रहा है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुआ था। अभी हम लोग देखते हैं कि अब पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आरंभिक काल में पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का उत्पत्ति नहीं हुआ था। तो उसी में हम लोग आज के टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं, मानव की उत्पत्ति। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति में जलवायु का भी सबसे बड़ा योगदान है। जलवायु का जो अपनी पर्यावरण है उसका भी बहुत बड़ी योगदान है। जैसे आज हम लोग देखते हैं खासकर जब क्रिकेट, आप लोग क्रिकेटर जब क्रिकेट मैच चलता है टीवी पर दिखता है, तो उस समय देखिए ना, उस समय टीम ही अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। कोई गोरा है तो कोई काला है ना। किसी देश का टीम जो है बिल्कुल काला है, किसी देश का टीम बिल्कुल गोरा है मनुष्य। उसको प्रभावित करने वाला, उसको परिवर्तन करने वाला कौन हो गया? जलवायु, है ना। अपने भारत की बात करते हैं तो अपनी भारत की एक जलवायु सामान्य है यार। जाड़े भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, वसंत भी है ना। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन जो है ना, मनुष्य की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु जो परिवर्तन होता है वो जीव और वनस्पतियों का उदय उसी से हुआ है। जितने भी जीव आज दिखाई पड़ रहे हैं पृथ्वी पर, वो सारे जीव जंतु और वनस्पति, जीव जंतु के साथ साथ वनस्पति, है ना। सारे जीव जंतु और सारे वनस्पतियां, ये सब की उत्पत्ति का उदय जो हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जब जलवायु परिवर्तन के अनुसार देखा गया, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से, तो झिल्ली और काई का उत्पत्ति हुआ है। काई देखे हैं, काई हरा रंग का होता है ना, चिकना। सबसे पहले झिल्ली और काई की उत्पत्ति हुआ है। जीव जंतु की उत्पत्ति की अगर बात की जाए, वनस्पति की उत्पत्ति की बात की जाए, तो सबसे पहले झिल्ली एवं काई की उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन जिस तरह का मिला, उस तरह से उत्पत्ति हुआ है जलचर मछलियों का, है ना। मछलियां कहां रहती है? जल में, है ना। मछलियों का उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद अर्धचर, अर्ध जलचर, जिसको थलचर प्राणी भी कहते हैं, थल यानी स्थल, है ना। जल में रहने वाला जलचर, जमीन पे यानी थल पर रहने वाला स्थलचर, है ना। तो उसके बाद अर्ध जलचर,
यानी अर्ध जलचर में वैसे भी होता है कि जल में भी रह सके, कुछ प्राणी कुछ जीव ऐसा भी है ना जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है ना ऐसा प्राणी, है ना। तो उसी की उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद जो उत्पत्ति हुआ है वो सरीसृप वर्ग और रेपेटाइस वर्ग का हुआ है। सरीसृप और रेपेटाइस वर्ग का हुआ है, ठीक है। अंतिम चरण में देखा गया है कि पक्षी और स्तनपायी, पक्षी और स्तनपायी जैसे जीव की उत्पत्ति हुआ पक्षी और स्तनपायी का। तो जब स्तनपायी की बात करते हैं, स्तनपायी की, तो स्तनपायी जीवों में सबसे प्रमुख जीव, है ना। आज हम लोग कहते हैं ना कि सबसे बुद्धि और विवेकशील कौन है प्राणी, सबसे विवेकशील प्राणी, सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो मनुष्य है। इस धरती पे तो बहुत सारे जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं, है ना। मनुष्य के वजन के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य के कई गुना वजन का यहां पर जीव जंतु हैं, लेकिन सबसे विवेकशील बुद्धिमान प्राणी कहा गया है मनुष्य को, है ना। तो यहां पर अब क्या है कि अंतिम चरण में पक्षी और स्तनपायी का उदय हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख था नर वानर। सबसे प्रमुख था नर वानर। वानर समझते हो ना, बंदर की प्रजाति है, ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख है नर वानर। ओके, अब नर वानर देखिए, मनुष्य हम लोग के टॉपिक जो चल रहा है आज की जो टॉपिक है मानव की उत्पत्ति से संबंधित है ना, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो मानव की उत्पत्ति शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ था कि मानव ही था जो आज हम लोग वर्तमान समय में देख रहे हैं। जिस तरह से मनुष्य है उस तरह से नहीं थे, ठीक है ना। पर्यावरण के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के अनुसार धीरे धीरे जो ये स्तनपायी पाए गए वो नरवानर, ठीक है। तो वो जो नरवानर थे उनका नाम दिया गया था प्राइमेट्स, ठीक है। यानी मनुष्य की प्रजाति अगर पहली प्रजाति है, मनुष्य की प्रजाति सबसे पहले उस वहीं से शुरुआत होता है नरवानर से, जिसका हम कहते हैं क्या, प्राइमेट्स कहते हैं। ये ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे जीवों की उत्पत्ति हुआ, ठीक है, तो उस जीव में, जैसे आज हम लोग सबसे पहले विवेकशील प्राणी में मनुष्य को कहते हैं ना, तो उस तरह से जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई स्तनपायी के रूप में, और उसमें सबसे पहला प्रमुख हो गया नरवानर, जिसको प्राइमेट्स कहा गया। और इसी प्राइमेट्स, यही प्राइमेट्स जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इसमें धीरे धीरे बदलाव आता चला गया, है ना। और धीरे धीरे बदलाव आते गया, बाद में होमो और होमोसेपियंस के रूप में आए। इस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति हुआ। तो यहां पर दिया गया डार्विन की मनुष्य उत्पत्ति संबंधी पुस्तक का नाम। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, समझ रहे हैं। तो डार्विन मनुष्य की उत्पत्ति संबंधी एक पुस्तक लिखे हैं। उस पुस्तक में दिया गया है एक सिस्टमैटिक कि मनुष्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कब हुई, कहां हुई, ये सारी चीज, है ना। कौन दिए, डार्विन ने। उस पुस्तक की नाम की बात करते हैं तो उस पुस्तक की नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक है किनका, डार्विन का, है ना। डार्विन ने लिखा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति संबंधी बात की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। उन्होंने तर्क दिया, कौन? डार्विन ने। डार्विन ने तर्क दिया कि मानव का विकास बहुत समय पहले जानवरों, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, जानवर शब्द पर, है ना, जानवरों से क्रमिक विकास के रूप में हुआ। तो आपको हम अभी बतलाए थे ना कि मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर नहीं हुई थी। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। तो जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो स्तनपायी में, ठीक है, स्तनपायी में सबसे पहले जो जीव पाया गया उसका नाम था नर वानर, और वही था कौन? उसको कहते थे प्राइमेट्स, है ना। तो यही नर वानर, यानी कि यहां देखे ना आप, लिखा गया कि उन्होंने तर्क दिया कि मानव का विकास, जो मानव का जो विकास हुआ, पहले ऑलरेडी मानव नहीं था, उसकी उत्पत्ति कहां से हुआ? जानवर से। यानी कह सकते हैं कि मनुष्य पहले आदि काल में, आरंभिक काल में पहले मनुष्य के रूप में नहीं था, उसका स्वरूप एक जानवर के रूप में था। परिवर्तन कैसे होता गया? जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जीव की, वनस्पतियों का अलग अलग विकास होता चला गया, परिवर्तन होता गया, है ना। ठीक है, तो यहां हो गया कि उसकी उत्पत्ति जानवरों के क्रमिक विकास के रूप में हुआ। यानी जानवरों में भी क्रमिक विकास हुआ है। क्रमिक कहने का मतलब एक क्रम के अनुसार, ठीक है ना, उसमें भी बदलाव हुआ। ठीक है, तो बदलाव कहां से शुरुआत हुआ होगा? प्राइमेट से शुरू हुआ। ठीक है, अब है एशिया और अफ्रीका में प्राइमेट्स कब अस्तित्व में आए? यानी कि प्राइमेट्स जो है, जो नर वानर, उनकी उत्पत्ति स्थान माना गया था एशिया और अफ्रीका। ठीक है, ये नर वानर की उत्पत्ति माना गया एशिया और अफ्रीका, वही प्राइमेट्स का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। तो ये लगभग 36 मिलियन वर्ष पहले की बात है। अगर मिलियन को अगर कहते हैं लाख में, तो 360 लाख पहले प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुआ था। कहां? एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद, प्राइमेट्स के बाद, कैसे बताया आपको कि क्रमिक जानवरों का क्रमिक विकास हुआ है, उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुआ है ना। तो उसके बाद होमिनिड्स की उत्पत्ति हुई। तो होमिनिड्स की विशेषता क्या थी कि उनका मस्तिष्क जो था वो बड़े आकार का था। मस्तिष्क, दिमाग, वो सीधा होकर के चल सकते थे, खड़ा होकर के। वानर की ही प्रजाति है, वानर ही है जो जलवायु परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ उसकी उत्पत्ति बदलते चली गई है ना। दो पांवों पर चल सकते थे, हाथ का विशेष क्षमता युक्त होना, कहने का मतलब कि पहले जो वानर थे वो अपने आगे वाले हाथ और पीछे वाले पैर, ये दोनों का, चारों का उपयोग करते थे चलने में। लेकिन ये होमिनिड्स क्या करने लगे कि जो अपना दो हाथ है उसमें कुछ क्षमता आ गया, कुछ शक्ति आ गया। उनकी शक्ति क्या आ गई कि वो औजार बना सकते थे। ठीक है, औजार बना सकते थे और अपने हाथों से उस औजार का उपयोग कर सकते थे। उनकी हाथों में इतनी क्षमता थी। किनकी हाथों में थी? होमिनिड्स की, है ना। उसके बाद हम लोग होमिनिड्स के दो महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। होमिनिड्स के दो महत्वपूर्ण वर्ग, तो ये जो दो महत्वपूर्ण वर्ग है,
वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और होमो है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये दोनों अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और होमो जो है होमोनिड्स की प्रजाति है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथिकस का दिमाग, होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथिकस का दिमाग का आकार छोटा और दांत भी ज्यादा बड़ा है। थोड़ा दोनों में डिफरेंट है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जो होमो शब्द जो आई है, ये होमो, इस होमो शब्द की बात करते हैं कि होमो शब्द की अर्थ क्या है। ठीक है, ये जो होमो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो होमो जो लिया गया है लैटिन भाषा का शब्द है। होमो लैटिन भाषा का शब्द है। जिस भाषा का विकास हुआ फिर भाषा अलग अलग है ना। ठीक है, तो उस तरह से होमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। बात समझ में आई। होमो का लैटिन नाम यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं होमो की, तो उसका मस्तिष्क की आकार, ठीक है, उसकी मस्तिष्क के आकार के बारे में करते हैं। तो उनकी मस्तिष्क के आकार कहने का मतलब कि उनकी बुद्धि सोच समझ कैसी थी होमो की। ठीक है, तो वो अधिक बुद्धिमता थे। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे क्रमिक विकास होता चला गया है बुद्धि का भी विकास होता चला गया है। जैसे आज की वर्तमान समय में तो हम लोगों को सारी चीज के बारे में ऑलरेडी मिल चुका है। सारी टेक्नोलॉजी से हम लोग जान गए हैं, वाकिफ है कि ये अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी सोया रात को और सुबह ना जागा, वो सोया तो सोया रह गया, तो आज क्या कहते हैं, उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। यानी हम लोग सब जान चुके हैं कि जब आदमी सोया रह जाए यानी कि अब वो नहीं उठ पा रहा है, उसकी सांस नहीं चल रही है, तो वो हम लोग जान जाते हैं कि मृत्यु हो गई। क्योंकि अब ये मृत्यु शब्द आज नहीं उत्पत्ति हुआ आपके लिए, एक क्रमिक विकास के साथ साथ में उत्पन्न होता चला गया है ना। तो देखिए पहले क्या हुआ कि जब पत्थर को आदि मानव जब टकराए, पत्थर को एक दूसरे पत्थर को, तो उसमें से चिंगारी निकला, तो उनको शायद ये दिमाग विकसित किया जैसे प्रैक्टिकली रूप में हुआ। उनकी माइंड ये डेवलप किया कि पत्थर को रगड़ रहे हैं तो इसको जो चिंगारी आ रही है इसका मतलब कि आग जलाया जा सकता है ना। एक आदमी जब सो गया और नहीं उठ रहा है यानी कि अभी नहीं उठेगा, है ना, तो उसकी भी दिमाग में धीरे धीरे बात की उत्पत्ति हुई, उनकी सोच समझ में वृद्धि हुई कि अब आदमी मर गया, है ना। तो उसी तरह से यहां पर क्या था कि ये जो होमो जो है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, और इसका मस्तिष्क का आकार होमो का क्या था कि इसमें बुद्धि सोचने समझने की क्षमता अधिक थी। अधिक अच्छी स्मृति कहने का मतलब कि उनको जैसे स्मृति, मेमोरी, यादगार, है ना, जैसे आज भी होता है ना, हर लोगों की यादगारी एक तरह का होता है, नहीं होता है। कुछ लोग पढ़ते हैं जल्दी याद होता है, कुछ लोग रखते हैं बहुत बाद याद आता है, होता है ना, है ना। तो इनमें जो है ना होमो में पाया गया कि उनकी अच्छी स्मृति पाई गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं
कि जो आदि मानव थे धीरे धीरे जब जानवर से उनकी उत्पत्ति क्रमिक विकास के तौर पर होने लगा, ठीक है, तो जब आग जलाना सीखे थे तो अपने गुफाओं में चूल्हा रखते थे, ठीक है, तो चूल्हे से भी कुछ जानकारी मिला उनको। अब चूल्हे से इतिहास को क्या जानकारी मिला, इतिहास में क्या गवाह मिला कि शायद जो आदि मानव थे आग जलाना सीखे, लेकिन उस आग को कंट्रोल करना भी सीखे, है ना। कंट्रोल करने का मतलब कि उसको नियंत्रित उपयोग करना सीखे। उनकी इतनी बुद्धि पड़क हो गई कि जो आग जलता है उस आग को एक चूल्हे में सीमित कर सकते हैं। उनकी बुद्धि विकास की, उनको लगा कि जो आग जलता है उसको मतलब फैलने वाला चीज है, लेकिन एक चूल्हे में भी उसको सीमित किया जा सकता है, ठीक है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका प्रतीक चूल्हा के बारे में अगर करते हैं कि चूल्हा किसका प्रतीक था, तो सीधी भाषा में हम लोग कहेंगे कि चूल्हा आग को नियंत्रित करने का प्रतीक था, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे होमो को हम लोग वर्गीकृत करते हैं, होमो को, तो उसको 3 भाग में वर्गीकृत किया गया था। होमो को 3 भाग में बांटा गया था। एक था 3 भाग में जो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और तीसरा होमो सेपियंस, है ना। जो आज जानते हैं, कहते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। तो ये होमो का ही उत्पत्ति है तीनों। होमो हैबिलस में क्या हुआ कि उनकी जो क्षमता थी औजार बनाने वाली थी, ये औजार बनाने में निपुण हो गए थे। होमो इरेक्टस जो थे सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे, सीधे खड़े होकर के पैर के बल चलने लगे। पहले जो पूर्वज, जो वानर जो है, मनुष्य का पूर्वज वानर को कहेंगे, है ना। तो सीधे पैर पे नहीं चलते थे ना, चारों से चलते थे, चारों पैर से। अब होमो सेपियंस जो था चिंतनशील मनुष्य था, चिंतनशील, ठीक है, जो किसी बात को सोच समझ सके, किसी चीज के बारे में चिंतन कर सके और उसका समायोजन कर सके, ठीक है। समायोजन शब्द जो बात बतला रहे हैं आपको, समायोजन अगर आप अच्छी तरह से करते हैं, गौर कीजिएगा बात पर, समायोजन बहुत ही अच्छा शब्द है। अगर अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप समायोजन अच्छी तरह से कर पाते हैं, यानी समायोजन करने में सफल है, तो आपके दिमाग में प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा, और यानी किसी तरह की कोई दबाव में आप नहीं आएंगे। अगर आप समायोजन करने में असफल हो जाते हैं तो बहुत प्रकार की प्रतिबल, दबाव, कुंठा जैसी मनोवृत्ति आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भोजन संग्रहण की, बात करते हैं कि जो जैसे जैसे उत्पत्ति हुई मनुष्य की, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बदलाव जो होता गया, तो उस बदलाव में अब क्या करने लगे, भोजन संग्रहण करने का दिमाग उनके पास आया। इकट्ठा करना, खाने के लिए इकट्ठा करने के लिए सोचने लगे आप कि उसको भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए, उसको इकट्ठा कैसे की जाए। तो वो 2 तरह से करते थे। उनका तरीका 2 तरीका था। पहला जो तरीका था, पेड़ पौधा से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ, इस पे जोड़ दीजिए, किस पर, खाद्य पदार्थ पर। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ, है ना। पेड़ पौधे से भी तो जड़ भी प्राप्त होता है, तो खाद्य पदार्थ नहीं ना है ना। पेड़ पौधे से तो टहनी भी प्राप्त होता है, लेकिन वो खाद्य पदार्थ नहीं ना है मनुष्य के लिए, है ना। तो पेड़ पौधे हम लोग यहां पर सिर्फ नहीं दिए हैं, पेड़ पौधे सिर्फ इसलिए नहीं दिए कि पेड़ पौधे से
जड़ भी प्राप्त होगा, पत्ती भी प्राप्त होगा, तना भी प्राप्त होगा। लेकिन यहां हम लोगों को देखना क्या है कि खाद्य पदार्थ की बात करना है कि पेड़ पौधा से जो खाने वाली पदार्थ है उसका संग्रहण करना शुरू किए। ठीक है, तो उसमें जैसे बीज को, गुठलिया को, बैर को, फल को, कंद मूल को इकट्ठा किए। और दूसरा जो तरीका था वो शिकार करना था, यानी कि जंगलों में शिकार करते थे और भोजन संग्रहण करते थे, है ना। तो देखा गया कि आरंभिक समय में आदि मानव अपना भोजन संग्रहण दो तरह से करते थे, है ना। एक पेड़ पौधों पर निर्भर थे, जो पेड़ पौधों से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता था उस पर निर्भर थे, और दूसरा शिकार पर निर्भर थे, है ना। तो आज की जो मेन टॉपिक था, जो आज की टॉपिक वो क्या था, मानव की उत्पत्ति, है ना। आज की टॉपिक था मानव की उत्पत्ति, ठीक है ना। तो मानव की उत्पत्ति डायरेक्ट मानव ही नहीं उत्पन्न हुआ था, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन होता गया, ठीक है। अक्रमिक परिवर्तन होते यानी कि वानर से मनुष्य बन गया, ठीक है, वानर से मनुष्य की उत्पत्ति हो गई, ठीक है।